हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स। इट इज द पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो डाइसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलते हैं। डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद दोनों मोनोसैकेराइड्स सेम भी हो सकते हैं या दो अलग अलग हो सकते हैं। तो डाइसैकेराइड्स बनते कैसे हैं? जब दो मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से यानी ईथर लिंकेज से जुड़ने के बाद डाइसैकेराइड्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है और जिससे बनता है हमारा सुक्रोज। तो ऐसी लिंकेज जो दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे सुक्रोज में ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जुड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो पहला सुक्रोज। सुक्रोज जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो मिलती है शुगर केन यानी गन्ने से और शुगर बीट से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिलता है एक डी ग्लूकोज और दूसरा डी फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है हाइड्रोलिसिस होने से पहले, लेकिन हाइड्रोलिसिस होने के बाद शुगर लिवोरोटेटरी बताती है या हाइड्रोलाइज शुगर लिवोरोटेटरी होती है। इसका रीजन डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है +52.7 डिग्री और वहीं डी फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है -92.4 डिग्री। तो लिवो रोटेशन डेक्स्ट्रो के कंपेयर में ज्यादा है, इस वजह से ओवरऑल रोटेशन निगेटिव में आता है। इस वजह से हाइड्रोलिसिस होने के बाद डेक्स्ट्रो का कन्वर्जन लिवो में होता है, यानी जो मैग्नीट्यूड होती है चेंज होती है। इस वजह से सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। तो इनवर्ट शुगर ये मिक्सचर रहेगी इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज की। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं, पर्टिकुलरली अगर उनकी बात करें तो उन दोनों के मिक्सचर को इनवर्ट शुगर कहते हैं और इनवर्ट शुगर मेन कंपोजिशन होता है हनी का। स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखते हैं। पर्टिकुलरली सुक्रोज में एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का यूनिट, एक बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज का यूनिट जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और इन दोनों को जुड़ के जो मॉलिक्यूल बनता है या जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं सुक्रोज। तो पर्टिकुलरली ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इन दोनों में से वाटर जाके 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है। जैसे कि कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज और कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज दोनों भी एनोमेरिक कार्बन है और जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है करके ओपन या फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये टोलिंग रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई टेस्ट शो नहीं करते। इस वजह से सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नेक्स्ट डाइसैकेराइड माल्टोज। माल्टोज मिलता है बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च,
जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। पर्टिकुलरली माल्टोज मिलता है मोड़ आए हुए बीजों में से। माल्टोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और C4 ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, यानी यहां पर भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन फ्री है जो कि अल्डिहाइडिक ग्रुप है। इस वजह से ये टोलिंग रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट बताता है। इस वजह से माल्टोज इज एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलरली दूध में पाया जाता है। लैक्टोज बना हुआ होता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। अब माल्टोज में एक मॉलिक्यूल का कार्बन 1 एनोमेरिक कार्बन फ्री है, इस वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी ये टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर हम बात करें तो लैक्टोज हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक मॉलिक्यूल बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा मॉलिक्यूल बीटा डी ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़े हुए होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H10O5 टाइम्स। पॉलीसैकेराइड्स बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ट्रीज के या प्लांट्स के। पर्टिकुलरली दो पॉलीसैकेराइड्स इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज और स्टार्च। तो हम देखते हैं वन बाय वन। पहले स्टार्च हमारे खाने के बहुत सारे चीजों में होती है। इसके साथ ये वेजिटेबल, चावल, गेहूं, इन तरह के मैक्सिमम फूड आइटम में होती है। स्टार्च दो पार्ट में डिवाइड होती है और स्टार्च का बेसिक यूनिट होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। माल्टोज जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से मिलता है स्टार्च के। तो पर्टिकुलरली स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज ये 20% ऑफ स्टार्च होता है जिसमें 200 से लेके 1000 तक डी ग्लूकोज के यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और अमाइलोज ये वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है स्टार्च का। इस वजह से अमाइलोज ये लीनियर पॉलीमर है या इसमें सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। वहीं पर अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड पॉलीमर है और डी ग्लूकोज का, जो स्टार्च का 80% होता है और जो वाटर इनसोल्यूबल होता है। अमाइलोपेक्टिन में दो अलग अलग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, एक अमाइलोज की तरह 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और इसी के साथ दूसरी जो ब्रांच फॉर्म करती है वो होती है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो पर्टिकुलरली अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमर है जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लीनियर है और 1,6 ब्रांच है। तो नीचे दिए हुए दो एग्जाम्पल में से क्या हम बता सकते हैं अमाइलोज कौन सा होगा और अमाइलोपेक्टिन कौन सा होगा? जैसे कि हमने पढ़ा है अमाइलोज लीनियर होता है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। तो स्ट्रक्चर ए
में हमको ब्रांच नजर आ रही है, यानी ये रहेगा आपका अमाइलोपेक्टिन। वहीं पर स्ट्रक्चर बी जो लीनियर है वो रहेगा आपका अमाइलोज। तो स्टार्च, अमाइलोज 80% अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दोनों मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड सेलुलोज। सेलुलोज ये मेन कंपोनेंट होता है प्लांट्स का, जो मेनली प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि प्लांट्स को बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक शेप प्रोवाइड करता है। सेलुलोज लीनियर पॉलीमर होता है जिसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो इसमें होती है बीटा 1,4 लिंकेज। सेलुलोज ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा बहुत सारे जानवर सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट करते हैं। इसका बेसिक रीजन है सेलुलोज का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम होता है वो इंसानों में पाया नहीं जाता, वहीं पर जानवरों में ये अच्छे से पाया जाता है, इसलिए सेलुलोज जानवर इजीली डाइजेस्ट करते हैं। ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन पर्टिकुलरली पाया जाता है लीवर्स में, मसल्स में और ब्रेन्स में। तो ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है आपके अमाइलोपेक्टिन की तरह। पर्टिकुलरली दोनों भी ब्रांच होते हैं। बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो अमाइलोज में कम ब्रांचेस होते हैं और ग्लाइकोजिन में हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइकोजिन बॉडी के अंदर डिकम्पोज होने के बाद बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स क्या रोल अदा करता है? कार्बोहाइड्रेट्स आपका मेन सोर्स है एनर्जी का। हम हमारे डेली लाइफ में रोज जो अनाज खाते हैं उसका मैक्सिमम कंटेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। मेनली प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल या सेल वॉल या प्लांट सेल, इसका भी कंपोनेंट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। जैसे सेलुलोज, हमारा फर्नीचर और हाउस बनाने के लिए जितनी भी हम लकड़ी यूज करते हैं वो 40 to 50% सेलुलोज से बनी हुई होती है। इसके अलावा कॉटन, लिलन, इनका भी बेसिक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली सेलुलोज होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अलग अलग बेवरेज में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे जो बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए के अंदर जो राइबो शुगर होती है, राइबो शुगर, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा प्रोटीन्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच।